नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, आज बात करेंगे हम चाचा और गच्चा की, चच्चा और गच्चा की। यूपी में सियासत में आज ये दोनों शब्द जबरदस्त उछल रहे हैं। इन पर चर्चा का बाजार खूब गर्म है। आज इन दोनों शब्दों को मैदान में लाए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यानी शुरुआत उन्होंने की जिन्होंने यूपी विधानसभा में शिवपाल यादव के बहाने अखिलेश यादव पर जोरदार तंज कसा। योगी ने शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष न बनाए जाने पर निशाना साधा और आधार बनाया नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय को। उन्होंने माता प्रसाद पांडेय के एक सवाल का जवाब देने से पहले कहा कि माता प्रसाद पांडेय ने तो चच्चा को ही गच्चा दे दिया। उन्होंने आगे कहा कि चच्चा बेचारे ऐसे ही मार खाते हैं क्योंकि उनकी किस्मत ही ऐसी है और इन सब के पीछे अखिलेश की साजिश उन्होंने बता दी। अब तंज कसा गया तो शिवपाल यादव भी तंज के अंदाज में ही जवाब उन्होंने दिया। कहा कि हमें गच्चा नहीं मिला, गच्चा तो आपको डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य देंगे। हालांकि तंज कसते समय शिवपाल यादव को योगी से मिले पुराने जख्म याद आ गए। उन्होंने कहा कि 3 साल संपर्क में रहने के बाद भी योगी ने उन्हें दिया तो सिर्फ गच्चा ही। अब यूपी की विधानसभा से अखिलेश पर हमला हुआ तो अखिलेश ने दिल्ली में संसद परिसर से डबल पलटवार किया। पहले कहा धोखा मैंने नहीं बल्कि योगी ने दिल्ली को दिया है। फिर दोबारा बोले जो खुद को ताकतवर कहते थे वो हराने वाले को हटा नहीं पा रहे। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ से सामने वाले को यह जताने की कोशिश की जा रही है कि सामने वाले की पार्टी में अंतर्कलह है और टूट की कगार पर है पार्टी। सवाल यह उठता है कि कहीं ये माइंड गेम उपचुनाव के लिए तो नहीं है या फिर वाकई पार्टी में अंतर्कलह विरोधियों के लिए बूस्टर टॉनिक का काम कर रहा है। अब बात इस बात पर कि आखिर ये बहस क्यों जरूरी है। ये बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि शिवपाल ने यादव पर गच्चे वाला तंज कसा है। योगी ने कहा है कि चच्चा को गच्चा मिला है। ये डिबेट इसलिए जरूरी है क्योंकि योगी ने अखिलेश पर लगाया है शिवपाल के साथ छल का आरोप लगाया है। ये डिबेट इसलिए जरूरी है क्योंकि शिवपाल ने भी कहा है डिप्टी सीएम योगी को गच्चा देंगे। हम ये डिबेट इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ पर दिल्ली से धोखा देने का आरोप लगाया है। क्योंकि बीजेपी और एसपी दोनों एक दूसरे पर अंतर्कलह के आरोप लगा रही हैं, इसलिए भी ये डिबेट जरूरी है। तो इसी मुद्दे से जुड़े सवाल पर ठोकेंगे ताल अपने पैनलिस्ट के साथ, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये रिपोर्ट। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। हमें गच्चा नहीं मिला है। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है। उनकी नियति ही ऐसी है क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया कह रहे योगी। उन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया। 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी और आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो आपको फिर गच्चा देंगे। जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको, ताकतवर कहते थे आप अपने आप को। जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। चलिए इस पर बहस करेंगे और मेरे साथ प्रेम शुक्ला होंगे भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी हमारे साथ होंगे, रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और इसके अलावा शुभ्रांश राय हमारे साथ रहेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ अभी कुछ ही पलों में शुभ्रांश राय भी जुड़ेंगे। अब देखिए, यूपी की पॉलिटिक्स जैसी भी हो, लेकिन कल भी हम इस डिबेट को कर रहे थे कि अखिलेश यादव बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मतलब उनके विरोधी भी मानते हैं कि अखिलेश यादव बहुत अच्छा खेल रहे हैं और इतना अच्छा खेल रहे हैं कि डिबेट में अब समाजवादी पार्टी की बारी सबसे पहले आने लगी है। घनश्याम तिवारी जी, सबसे पहला सवाल आप ही से मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो दिल्ली में बैठ करके अखिलेश यादव ने कहा है कि जिन्होंने हराया उन्हें नहीं हटा पा रहे हैं, ये किसकी बात हो रही है? मुझे लगता है कि ये इशारा इस तरफ है कि केशव प्रसाद मौर्य को जिसने हराया, केशव प्रसाद मौर्य, उसे हटा नहीं पा रहे। क्या इशारा बिल्कुल सही है?
नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। देखिए, हमारे संस्कार में है नमस्कार करना, लेकिन ये नमस्कार को भी गच्चा कौन दे रहा है? हमने देखा कि जब मौका आया नमस्कार करने का तो योगी जी और अमित शाह ने एक दूसरे को गच्चा दे दिया। जब मौका आया नमस्कार करने का तो योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दूसरे को गच्चा दे दिया। अब हालात इस कदर आ गए हैं कि ये लोग एक दूसरे को नमस्कार तक नहीं कर पा रहे हैं। सवाल ये है कि गच्चा कौन दे रहा है? जब देश में रेल दुर्घटनाएं होती हैं, रेल मंत्री अपना पीआर कर सकते हैं लेकिन इस्तीफा देने की पेशकश भी नहीं करते, तो उसे मैं गच्चा मानता हूं। जब देश में परीक्षा का पेपर लीक होता है, शिक्षा मंत्री तरह तरह के एक्सक्यूज दे सकते हैं लेकिन रिजाइन करने की पेशकश नहीं करते, उसे मैं गच्चा मानता हूं। तो उत्तर प्रदेश से लेकर के केंद्र की सरकार तक जिसे डबल इंजन कह रहे थे, वो डबल इंजन का ये एक हाल है। लोग कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से नमस्कार होता है, यहाँ तो एक हाथ भी नहीं उठ रहा। तो जो सरकार इतनी लाचार पड़ी हुई है, दिल्ली में भी लाचार है, उत्तर प्रदेश में भी लाचार है, ये आवश्यक है कि चाहे विधानसभा में हो या लोकसभा में हो, उस सरकार की लाचारी को एक्सपोज करना जरूरी है, क्योंकि उसकी लाचारी का प्रभाव देश की जनता झेल रही है, युवा झेल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग झेल रहे हैं, बाढ़ ग्रसित इलाके झेल रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था झेल रही है, जिन्हें रोजगार देना चाहिए था उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, उससे वो लोग झेल रहे हैं, किसान झेल रहे हैं, और जो गरीबी से जो लोग लाचार हो रहे हैं वो झेल रहे हैं। जी, अब देखिए प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत गच्चा की योगी आदित्यनाथ ने की थी। उन्होंने तो एक गच्चे की बात की और यहाँ पर समाजवादी के प्रवक्ता ने गच्चों की फहरिस्त लगा दी, लाइन लगा दी, एक पर एक गच्चा उन्होंने गिनवा दिया है आपको। जी देखिए, मैं आपने प्रश्न जो पूछा उसको गच्चा देकर किया है। पहले प्रणाम मैं कर लेता हूं आपको। आपके प्रश्न को गच्चा देते हुए और चच्चा से माइक छीनने वाले और अब्बा हुजूर से माइक छीनने वाले श्रीमान अखिलेश यादव के प्रवक्ता जो हैं वो बातें कर रहे हैं गच्चे की। भाई, गच्चा ये होता था कि मुजफ्फरनगर में दंगे हो जाते थे और दंगों में भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है, मेरा आरोप नहीं है, कि सिर्फ मुसलमानों को जो है वो मुआवजा मिलता था, हिंदुओं को गच्चा दे दिया जाता था। ये स्थिति आपकी होती थी कि जब जो है गोंडा में मुहर्रम और जो है नवरात्रि साथ आती थी तो मुहर्रम के जुलूस जो है निकलते थे, नवरात्रि को गच्चा दे दिया जाता था। आपकी स्थिति ये थी कि कोई बलात्कार कर देता था तो बलात्कार करने वालों का साथ दिया जाता था कि बच्चे हैं, इनसे गलती हो जाती है, और पीड़िता को गच्चा दे दिया जाता था। आपका ये स्थिति थी कि कानून एवं व्यवस्था में स्वयं मुलायम सिंह यादव जी को कहना पड़ता था कि आप जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जमीनें कम कब्जा कीजिए और कुछ काम कीजिए, तो जनता को गच्चा दे दिया जाता था और जमीनों को जो है कच्चा जो है हजम कर लिया जाता था। तो गच्चा देने की इनकी आदत रही। और आज लाचारी की बात आदरणीय घनश्याम तिवारी कर रहे हैं। भाई घनश्याम तिवारी जी, कुछ महीना पहले जो लोग अखिलेश वखिलेश कह रहे थे, उन्हीं के पीछे पीछे आपको जो है उनका पुछड़ा बन के चलना पड़ रहा है। इसको कहते हैं कि सपा की भावनाओं को गच्चा दे देना। जो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को जेल के दरवाजे पे ले गए थे, इसमें पैनल में विनोद अग्निहोत्री जी बैठे हैं, वो भली भांति विश्वनाथ चतुर्वेदी को पहचानते हैं, जो कांग्रेस के से हैदरगढ़ के प्रत्याशी हुआ करते थे। उनकी जनहित याचिका श्रीमती सोनिया गांधी के आशीर्वाद से चलती थी और श्रीमान मुलायम सिंह यादव को जो है जेल के दरवाजे पे खड़ा रखती थी। उस जेल के दरवाजे पे खड़ा रखने वालों के पीछे पीछे चल रहे हैं, इसको लाचारी कहते हैं कि अखिलेश, डिंपल, मुलायम सिंह यादव सब जो है जेल के दरवाजे पे खड़े थे। और 2008 में जब परमाणु समझौते पर समाजवादी पार्टी का समर्थन लिया गया तो डायरेक्टर सीबीआई को संसद के परिसर में बुलाया गया था। इसको कहते हैं कि अपने अब्बा की आत्मा को भी गच्चा दे देना, क्योंकि अब्बा हुजूर आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी 2019 में संसद में खड़े होकर कह रहे थे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो वो तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जो है, यानी अखिलेश जी के अब्बा हुजूर, वो तो खड़े थे। ये आप अखिलेश जी के पिता को अब्बा हुजूर क्यों कह रहे हैं? मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब्बा हुजूर कोई गाली नहीं है भाई, पिताजी कह दीजिए, कोई नहीं। देखिए, अब्बा हुजूर कोई गाली है? उर्दू शब्द कोई अपशब्द होते हैं? अब्बा हुजूर पे क्यों आपत्ति होनी चाहिए भाई? तो उर्दू के प्रशंसक रहे हैं ना, उर्दू को प्रचलन में लाना चाहिए। ये मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी का जो है
हमेशा से प्राथमिकता रहती है। मैं जिस भाषा से वो प्रेम करते हैं उन भाषा के शब्दों का प्रयोग कर दूं तो मुस्कान जी किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? हाँ, जताई भी नहीं, घनश्याम तिवारी जी ने आपत्ति जताई भी नहीं है। बात पूरी कीजिए जी। मैं आता हूं घनश्याम जी। तो स्वाभाविक तौर पर गच्चा देने वाले कौन हैं, नकल विरोधी जो है अध्यादेश का विरोध करने वाले कौन हैं, जाति विशेष के लोगों को थानों पर तैनात करने वाले कौन हैं, अनिल यादव जैसे व्यक्ति को यूपीएससी का जो है अध्यक्ष बनाकर किस तरह से जातिवाद का खुल्ला खेल किया गया जो है सरकारी राज्य सरकार की भर्तियों में। और ये हाईकोर्ट का जो है वो मैं कोई इसमें से कोई ऐसा उदाहरण आपको नहीं दे रहा हूं जो निरावृथा आरोप हो। ठीक है, मैं आपको जो प्रमाणित रहा सुप्रीम कोर्ट गच्चा वर्सेस गच्चा चल रही है ये डिबेट को प्रमाणित करता रहा है जी, तो उसको वो मैं उसी को जो है आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, घनश्याम तिवारी जी संक्षिप्त में रखिएगा अपना जवाब, बाकी मेहमानों का रुख करता हूं मैं। देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान का सवाल पूछा जाता है वो ऊल जलूल बातों में इतिहास में चले जाते हैं। तो मैं एक आपको न्यूज का हेडलाइन देता हूं, ये 3 अप्रैल 2019 का है। नरेंद्र मोदी आतंकवादी हैं, चंद्रबाबू नायडू। 3 अप्रैल 2019 को तमाम अखबारों ने, तमाम मीडिया ने इस बयान को छापा। चंद्रबाबू नायडू का सिंबल है साइकिल। आज उस साइकिल पे सवार होकर के जिस चंद्रबाबू नायडू को, अरे जो अरविंद केजरीवाल आप सबको भ्रष्टाचारी बताते थे, आप उनको चुनाव के प्रचार में बुलाते हैं यूपी के मंच पर, तो ये इतिहास तो इस तरीके का बहुत निकलेगा। अगर आपने उनको नहीं टोका तो आप मुझे नहीं टोका। मैं टोक नहीं रहा, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं तो बात बता रहा हूँ कि राजनीति में ये इतिहास पुराने हैं और बहुत मिलेंगे। आपने उनको नहीं बताया, आपने उनको नहीं बताया। आपने उनको ये नहीं कहा कि वर्तमान की बात कीजिए, ये नहीं कहा आपने। मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। आपके दर्शक देख रहे हैं और फिर लोग सोच रहे हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जिसने हराया उसको हटा नहीं पा रहे हैं, किसने किसको हराया। आप देश के युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, पेपर लीक कर देंगे, महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे, ब्रजभूषण शरण सिंह से बिल्किस बानो के रेपिस्ट तक सबके साथ आप खड़े रहेंगे, देश के खिलाड़ियों का अपमान करेंगे, किसानों के ऊपर गोली चलाएंगे, बम चलाएंगे और 700 से किसान अधिक शहीद हो जाएंगे, कहेंगे कि मेरी तपस्या में कमी रह गई थी, काले कानून लाएंगे। और आपको लगता है कि कोई गच्चा किसी को दे रहा है। सवाल सीधे है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को योगी से डर लगता है और योगी को प्रधानमंत्री से डर लगता है। दोनों ही सरकार अस्थिर है। जो चंद्रबाबू नायडू जो है 2019 में कह रहे थे नरेंद्र मोदी आतंकवादी हैं, आपको क्या लगता है कि चंद्रबाबू नायडू 5 साल तक इस सरकार को अपने साइकिल पे चलने देंगे? नहीं देंगे। ये एक अस्थिर सरकार है जो देश को कुछ नहीं दे सकती। ऊल जलूल बातें प्रेम शुक्ला जी पिछली कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि देश में प्रतिदिन जो ट्रेन हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो हर रोज पेपर लीक हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सड़क से लेकर पुल तक जो बह जा रहे हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देश का किसान जो बेसहारा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इनका बजट सब में शून्य है। हम बजट के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसके ऊपर लोकसभा में चर्चा हो रही है, जिसमें हर सांसद विपक्ष का खड़े होकर कह रहा है इस बजट ने न युवाओं को कुछ दिया, न किसानों को कुछ दिया, न बेटियों को कुछ दिया, न उत्तर प्रदेश को कुछ दिया, और तो और अयोध्या को कुछ नहीं दिया। अयोध्या के सांसद अवधेश जी खड़े होकर के कह रहे हैं कि अयोध्या, संसद में कह रहे हैं और देश सुन रहा है, अयोध्या में जो जमीन घोटाला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है उसकी संसद में जांच होनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि भगवान राम का ढोंग करते इनका भ्रष्टाचार इतना पहुंच गया कि संसद में इनके जमीन घोटाले की जांच की मांग हो रही है। इनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, शुभ्रांश राय जी का मैं रुख कर लेता हूं। शुभ्रांश जी देखिए, जब हम पहले इंडिया गठबंधन की तरफ से ये आवाज सुनते थे, अनुराग जी उत्तर देने का अवसर मुझे भी मिलना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक लाइन में खत्म कीजिए। और भी मेहमान है, केवल डिबेट आप दोनों के बीच नहीं है, जवाब दे दीजिए। भाई उनको आप उनको 1.5 मिनट बोलने देंगे, हमसे कहेंगे एक लाइन में करिए। देखिए उन्होंने कहा उल जलूल, मैंने एक भी बात उल जलूल नहीं कही। और आप बिल्किस बानो का उदाहरण दे सकते हैं तो मैं जो है बलात्कार के बारे में 2014 की घटना का क्यों नहीं जिक्र कर सकता? मुजफ्फरनगर 2015 का, 2013 का जिक्र क्यों नहीं कर सकता भाई? वो इतिहास हो गया, ये वर्तमान हो गया। तो यही आपको लगता है कि अंट शंट बंट हंट आप जो बातें करते हैं घनश्याम भाई, वो यही करते हैं आप बारंबार। और जो है बारंबार जब आपसे जैसे अरविंद केजरीवाल वाला प्रश्न पूछ लिया, कैसे आप चिड़चिड़ा गए, तो ये जो चिड़चिड़ाहट है ये बता रहा है कि जो असत्य बोलता है उसको रक्तचाप हमेशा बढ़ता है। तो असत्य बोलने का परिणाम यह है मित्रवर कि आपका रक्तचाप बढ़ रहा है। मैं बारंबार आपसे पूछ रहा हूं, मुजफ्फरनगर दंगे हुए तो अखिलेश यादव बेशर्म थे,
निर्लज्ज थे कि उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया और जिम्मेदारी नहीं ली। सुप्रीम कोर्ट के फटकारने के बाद क्या उनकी निर्लज्जता की पराकाष्ठा थी कि उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया? तो इस पर जो है आपका रक्तचाप मुझे तो याद है वो शायद पहुंचे भी 19वें दिन थे। ये जो मुद्दे की बात है, हाँ, अब 19वें दिन पहुंचने पर उनको लग रहा है बहुत जल्दी पहुंच गए। जो लोग निठारी जैसा कांड होने के बाद कभी नोएडा नहीं गए और इस कारण, इस अंधविश्वास के कारण कि नोएडा जाने वाला दूसरी बार चीफ मिनिस्टर नहीं बनता है, माने जो समाजवादी लोहियावादी है वो लोहियावादी इतने अंधविश्वासी कि पूछ लीजिए विनोद जी और आदरणीय रामकृपाल सिंह जी से कि भाई क्यों नहीं नोएडा जाते थे लोग। योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले मुलायम सिंह यादव जी अपने कार्यकाल में, अखिलेश जी अपने कार्यकाल में जो बहुत बड़े अंधविश्वास के विरोधी रहे, वो नोएडा क्यों नहीं जाते थे भाई? क्या कारण था? यही अंधविश्वास ना कि अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो जो अंधविश्वास के शिकार लोग हैं वो प्रगतिशीलता की और समाजवाद की बात करते हैं, तो उस पर जो है हंसी आने के अलावा क्या हो सकता है? भूल जलूल हरकतें ये होती है तिवारी जी। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ शुभ्रांश राय जी भी हैं कांग्रेस से। शुभ्रांश जी, जब भी इंडिया गठबंधन की तरफ से पहले आवाज आती थी कि ये सरकार नहीं चलेगी, तो आप लोग ये कहते थे कि सरकार दो बैसाखियों पर चल रही है, जेडीयू और टीडीपी, और आप देखिएगा कि ना जेडीयू इनके साथ रहेगा ना टीडीपी। लेकिन अभी अभी आपने ध्यान दिया होगा कि घनश्याम तिवारी जी ने सिर्फ टीडीपी का नाम लिया, आप जेडीयू का नाम आप लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि साफ तौर पर सुशासन बाबू धन्यवाद कर चुके हैं पैकेज मिलने के बाद। तो कम से कम एक तरफ से तो आप साफ हो गए कि एक बैसाखी तो रहेगी, और वैसे भी ये बैसाखी नहीं, प्री पोल अलायंस है, लेकिन आप कहते हैं तो चलिए मैंने बैसाखी कह दिया। अनुराग जी, हमको अपना इतिहास पता है और भूगोल और भविष्य पता है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब अपनी चर्चा खत्म हो जाए तभी बीच में कोई सवाल डालिएगा। ऐसा है कि प्रेम शुक्ला जी को 11-12 मिनट में सुना तो उस पर दो बातों पे बड़ा वो जोर दे रहे थे। कई बार उन्होंने बलात्कार 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 शब्द कहा, चूंकि चर्चा है कि आपका हैशटैग था गच्चा देना, तो मुझे अचानक याद आया कि गच्चा देने की नई परिभाषा क्या हो सकती है कि कुलदीप सिंह सेंगर जैसा बलात्कारी, और योगी आदित्यनाथ के मॉडल के नाम पे गच्चा दिया कि बलात्कारी खुली हवा में सांस ले रहा है, जिंदा है, इसका मतलब सांस ले रहा है, और बलात्कार पीड़ित परिवार जो है उन सब लोगों का क्या हश्र हुआ वो सबने देखा। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फिर इन्होंने कई बार बलात्कार का जिक्र किया, ये अच्छा नहीं लगा सुन के, क्योंकि ये जब ये जिक्र करते हैं तो मुझे याद आता है नित्यानंद का, स्वामी नित्यानंद का, कैसे वो बलात्कार पीड़िता को, उनके परिवार को मार दिया गया, उनको उनके दोष से मुक्त कर दिया गया। ये योगी आदित्यनाथ का मॉडल था। तो मान्यवर, आपसे रिक्वेस्ट है कि गच्चा देने के नाम पे आप ऐसी चर्चाएं तो न करें। दूसरा, इन्होंने एक बड़ा खूब जोर शोर देके नकल विरोधी अध्यादेश का जिक्र किया। जिस सरकार ने 7 सालों में, जिसमें 62 बार पेपर लीक हुआ, कोई भी परीक्षा ढंग से नहीं हुई, कोई भी भर्ती संपन्न नहीं हुई, हर भर्ती हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फाइनली कोई भी कंक्लूजन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आता है, वो सरकार का राष्ट्रीय प्रवक्ता टेलीविजन पे अगर नकल विरोध की बात करे तो मतलब मुझे लगता है कि आज आपकी बात सुन के नरेंद्र मोदी खुद सर पकड़ लिए होंगे कि महाराज क्या कर रहे हैं शुक्ला जी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल आपने सही कहा, हमारे अलायंस का जिक्र किया। मान्यवर, अभी तो जुम्मा सरकार बनी है। सरकार क्या बनी कि या तो दिल्ली को जस्टिफाई करना पड़ रहा है कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल ठीक है या स्टूल वाला जो मॉडल है वो ठीक है। एक ही सरकार, एक ही उत्तर प्रदेश, जहां की चर्चा कर करके भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में धर्म की राजनीति करती थी, एकदम अलग तरह से करती थी। वहां के 2 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश छोड़ के दिल्ली होते हैं, जब यहां से दिल्ली से वापस लखनऊ जाते हैं तो अपने हिसाब से बैठ के करते हैं। अरे आप कहिए कि इनके जो मंत्री हैं, इनके उप मुख्यमंत्री हैं, वो अब दिल्ली से नहीं डर रहे हैं, या इनके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बैठ के दिल्ली को आंख दिखा रहे हैं। क्योंकि इतिहास में एक बात कही जाती है कि जब राजा कमजोर होता है तो सिपह सलार जो होते हैं वो बगावत करते हैं। इसका साक्षात उदाहरण है। आप जेडीयू टीडीपी में कहां फंसे हैं? जेडीयू टीडीपी का साक्षात उदाहरण आपने देखा। जिस दिल्ली से सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को
टैक्स मिलता है, जिस महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, उन दोनों राज्यों को नरेंद्र मोदी जी ने झुंझुना दिया अपनी सरकार बचाने के लिए, उनको पैसा दिया जिनसे इनकी लूली लंगड़ी 1/3 सरकार बच सकती थी। और एक और इन्होंने एक सामाजिक न्याय और संतुलन की बात करी शुक्ला जी ने। मुझे अनुराग भाई बड़ा हंसी आने लगा कि ये उसी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां एक बलात्कार पीड़ित मृत दलित व्यक्ति की बेटी को जिंदा जला दिया गया। वो हाथरस मॉडल ये भूल गए और नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये कैसा विकास और ये कैसा साथ है कि दलित की बेटी को, उसके माँ बाप को उसका चेहरा भी नहीं देखने दिया गया, जला दिया गया। और ये बेशरम भरी बातें यहाँ टेलीविजन स्क्रीन पे करते हैं कि ये बीजेपी मॉडल है, ये मोदी मॉडल है, ये योगी मॉडल है। आप मानिए सामाजिक संरचना में आप फेल हैं, आप मानिए कि युवाओं के बीच में आप फेल है। साक्षात उदाहरण देख लीजिए राजेंद्र नगर का, बच्चे मर गए एमसीडी में और उनके दिल्ली के ऊपर आप प्रत्यक्ष रूप से शासन करने का काम एलजी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को यह याद है कि किससे स्पीकर के सामने बात करना है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि कल के होने वाले भविष्य के आईएएस आईपीएस उनके परिवारों से नरेंद्र मोदी और बीजेपी नहीं बात करती है। क्योंकि अगर क्रेडिट लेना होगा तो मोदी जी क्रेडिट लेंगे, और अगर कहीं हार होगी, बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, उसके लिए तो फिर नड्डा जी हैं या बाकी लोगों को और आगे कर दिया जाता है। तो ये है इनका गच्चा मॉडल। खैर वैसे उत्तर प्रदेश देख रहा है। मैं दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का रुख करूं, उससे पहले प्रेम शुक्ला से जवाब जरूर लूंगा। प्रेम शुक्ला जी, बहुत धारदार हमला बोल रहे हैं शुभ्रांश राय जी। नहीं, झूठ की पुंडली का झूठ की जो है पोटली उन्होंने लगातार बोली, और उन्होंने कहा कि मैं जो बातें रखता हूं बेशर्मी है। तो निर्लज्जता की पराकाष्ठा शुभ्रांश राय ये है कि आप ऐसे उदाहरण दे रहे हैं। भाई, आपने जो उदाहरण दिया उसमें जो है वो तो जेल में बैठे हैं कुलदीप सेंगर, जिस दिन आरोप लगा उसके तत्काल बाद जेल गए, कन्विक्ट हो गए और जेल में है वो। लेकिन जानकी वल्लभ पटनायक आपके जो है मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बलात्कार किया अंजनी मिश्रा से, और बलात्कार के बाद उनको आप राज्यपाल बनाकर भेज दिए थे। आपकी ये दशा थी कि अभी असम की एक आपकी पदाधिकारी ने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, उन्होंने सेक्सुअल वायलेशन का, सेक्सुअल असॉल्ट का केस उन्होंने कंप्लेंट की, तो उस पदाधिकारी को निकाल दिया। प्रियंका वाड्रा जो है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बोल नहीं पाई। प्रियंका वाड्रा के साथी संदीप सिंह ने एक जो है नोएडा की आपकी पिछड़े जात की पदाधिकारी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया। राजीव सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके एक जो है श्रीमती सोनिया गांधी के करीबी रहे पदाधिकारी जो हैं, उनके ऊपर जो है सेक्सुअल असॉल्ट का केस लगा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाई साहब, तो आप बातें कर रहे हैं तंदूर कांड वाले जो हैं, बेशर्मी निर्लज्जता की पराकाष्ठा वो है जो तंदूर कांड वाली पार्टी है। युवा कांग्रेस का सम्मेलन था और नागपुर में जो है रेड लाइट एरिया में युवा कांग्रेस के कांग्रेसी घुस गए। रेड लाइट की एरिया की जो है वहां की जो सेक्स वर्कर्स थी, वो जो है अपना मकान खाली करके भागना पड़ा। ये निर्लज्जता होती है, ये बलात्कारियों के समर्थन में खड़ी होने वाली पार्टी होती है। अब आप हमें कह रहे हैं कुलदीप सेंगर के खिलाफ कार्रवाई करने वाली जो पार्टी है वो गलत है। और अभी कठुआ की बात करते थे आप लोग, प्रियंका वाड्रा रोज कठुआ की बात करती थी। कठुआ में जिसपे आरोप लगा बलात्कारियों के समर्थन का, वो आपका प्रत्याशी था अभी इसी चुनाव में जो अभी बीते चुनाव है ना, इसको बेशर्मी कहते हैं, इसको दोमुहापन कहते हैं। आपकी स्थिति थी कि राजस्थान का मंत्री जो है वो लड़कों तक को नहीं छोड़ रहा था। आपकी इसमें आपकी दशा ये थी, मुझे लगता है बलात्कार होते थे जब आपके अशोक गहलोत की सरकार थी, तो बलात्कारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात बजाय जो बलात्कार पीड़िता थाने में जाती थी उस पर बलात्कार हो जाता था। और अशोक गहलोत कहते थे कि बलात्कार के मामले तो 90-80% फर्जी होते हैं। ये होती है निर्लज्जता। ठीक है अनुराग, बहुत संक्षिप्त रखिएगा शुभ्रांश राय प्लीज। हाँ, बिल्कुल संक्षेप रखूंगा। हाँ, प्रेम शुक्ला जी, आपने उदाहरण 2-3 दिए लेकिन आधा अधूरा व्हाट्सएप वाला दिया। क्या कुलदीप सेंगर ने उस व्हाट्सएप वाला नहीं दिया? मैं सारे उदाहरण दिए, एक भी व्हाट्सएप का नहीं है। नहीं, रुकिए, मैंने जो उदाहरण दिए कोई व्हाट्सएप नहीं। सुन लीजिए,
कोई व्हाट्सएप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बयान नहीं कर रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूं। क्या व्हाट्सएप का इसमें है, क्या व्हाट्सएप है मुझे बताइए ना। जानकी वल्लभ पटनायक का व्हाट्सएप झूठ तंदूर व्हाट्सएप है, अब आपका झूठ पकड़ा जाने लगा तो आप झूठ बोल रहे हैं। आपका मैंने बुर्का फाड़ा, आपके झूठ का बुर्का फाड़ा शुक्ला जी। रुकिए आपके बुर्का फाड़ दिया। क्या मैंने आपकी बात नहीं काटा, क्या गलत बताया, बताइए। जानकी वल्लभ सही, एक मिनट तंदूर सही है कि नहीं, पहले कहिए ना, झूठ आप बोल रहे थे। अरे रुकिए लीजिए, रुकिए झूठों के सरदार तो शुक्ला जी अरे रुकिए शुक्ला जी, सुनिए झूठों की अरे रुकिए शुक्ला जी, अरे रुकिए शुक्ला जी, रुकिए ठीक है प्रेम शुक्ला जी, सुन लीजिए, शुभ्रांश राय को सुन लेते हैं। सुनिए तो भाई, सुन लीजिए एक बार सुन लीजिए। आपने 3-4 शब्द कहा, थोड़ा धैर्य रख के सुन लीजिए। पहली बात ये, अरे भाई मैंने क्या बोला, कुलदीप सेंगर ने पूरे बलात्कारी के, अरे महाराज सुनिए ना, क्या चाहते हैं मैं भी आपको कुछ आपकी भाषा में जवाब दूं? नहीं, असभ्यता नहीं, डिबेट में असभ्यता नहीं। मैंने क्या आपको गलत भाषा बोला, एक बार असभ्यता की लाइन क्रॉस कर दी, क्या बोला मैंने कौन सी गलत भाषा बोली? असभ्यता क्या की? मैं आपके झूठ को झूठ कह दूं तो दे रहा हूं जवाब। ठीक है, जवाब ले लीजिए प्रेम शुक्ला जी, जवाब। बाकी 2 मेहमान भी बचे हुए, बहुत धैर्य से सुन रहे हैं। सुन लीजिए, बड़ा संक्षेप 3 ही लाइन बोलूंगा, सुन लीजिए ना। पहली बात यह है कि जिस चैनल पे आप बैठे हैं, बैठे मोबाइल पे ब्राउज करिएगा तो दिख जाएगा कि कुलदीप सेंगर ने कितने लोगों को, उस लड़की के परिवार को मरवाया। पहली बात तो ये झूठ तो आप बोलिए मत। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप बात कर रहे थे नेताओं के चरित्र की, तो आप महाराष्ट्र आपकी कर्म भूमि है। सुनिए एक मिनट, सारे भ्रष्टाचारियों को आपने महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी में ग्रहण करा लिया, और आप उसी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष टेलीविजन पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। पहली बात, की पार्टी से संबंध आपका 420, आपका राहुल गांधी 420, सोनिया गांधी 420 भ्रष्टाचार से था। राहुल गांधी 420 करी थी क्या आपने? नहीं, व्यक्तिगत इस तरीके की राहुल गांधी 420 नहीं, इस तरीके की टिप्पणियां नहीं। राहुल गांधी 420 है, 420 से केस है, 420 केस बेल पर है राहुल गांधी। मैं क्या गलत कह रहा हूं? राहुल गांधी 420 केस बेल पर है कि नहीं है? क्या आपत्ति है? राहुल गांधी 420 की केस बेल पर है कि नहीं? सोनिया गांधी 420 केस बेल पर है कि नहीं? क्या गलत है भाई? 420 राहुल गांधी को 420 नहीं कहूं मैं, क्या कहूं? 840 कह दूं। आपका नाम सही मामले में, आपका नाम सही 33 सही मामले में प्रेम शुक्ला है, या आप भी प्रेम मोदी और प्रेम क्या नाम है वो मोदी और माल्या की तरह आप हैं? अरे भ्रष्टाचारी आपके साथ जुड़े हैं, मानिए इस बात को। भ्रष्टाचारियों का संरक्षण गृह है भारतीय। अरे आपको तो बता रहा हूं, राहुल गांधी भ्रष्टाचारी है। अच्छा लगता है वो कौन है? 420 केस बेल पर है। भ्रष्टाचारियों के नेता है आपका राहुल गांधी 420 के केस बेल पर है। वो क्या है? शिष्टाचारी है। कमल छाप साबुन से धुल के साफ हो जाते हैं। अरे ठीक है, चलिए हम गच्चा पॉलिटिक्स पर डिबेट कर रहे थे, थोड़ा दूर निकल गए हैं। मैं रामकृपाल सिंह जी का रुख कर रहा हूँ। रामकृपाल सिंह जी, जरा थोड़ा सा डिबेट में लाइए हमारे मेहमानों को, थोड़ा सा डिबेट में लाइए हमारे मेहमानों को। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं रामकृपाल जी कि क्या ये जो गच्चा पॉलिटिक्स चल रही है उत्तर प्रदेश में, जिसकी शुरुआत आज योगी आदित्यनाथ ने की और फिर अखिलेश यादव ने इसको आगे बढ़ाया, क्या ये उपचुनाव के मद्देनजर हम देख रहे हैं? देखिए, वर्तमान राजनीति जो है उसमें एक चीज तो जिस तरह का 4 जून को रिजल्ट आया है उससे निश्चित तौर पर विपक्ष को एक उम्मीद जगी है कि भविष्य उज्जवल है। तो ये मैं कह रहा हूं कि देखिए, वैसे तो राजनीति में हर पार्टी का भविष्य उज्जवल होता है। जब वो वर्तमान में तब्दील होता है तब पता चलता है कि एक का उज्जवल था, बाकी लोगों का अंधकारमय हो गया। तो अगर आज की तारीख में हर पार्टी ये मान रही है कि भविष्य उज्जवल है जी, तो ये एक अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि अगर ये ना माने तो राजनीति में बहुत लंबे समय तक चला नहीं जा सकता। और कहीं से अगर विपक्ष के लिए रोशन कहीं बाहर के इम्कान हुए तो हैं, कहीं से कुछ ऐसे हवा चल रही है कि हो सकता है, तो थोड़ा सा विपक्ष का, चाहे वो देखा होगा अपने सदन में या बाहर, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप आशावादी होइए, लेकिन आशावादी होने के लिए जरूरी नहीं है कि एक दूसरे का कपड़ा फाड़िए। उम्मीद, क्योंकि अल्टीमेटली जनता ही डिसाइड करती है। यहाँ हालांकि घनश्याम जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और बहुत समय से हम लोग आ रहे हैं। मैं केवल एक बात
अभी जैसे घनश्याम जी कह रहे थे, बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कहा कि जो अयोध्या में भूमि घोटाला हुआ है, तो देखिए एलिगेशन पर जजमेंटल नहीं होना चाहिए। ये आरोप है, और आरोप अगर है तो निश्चित तौर पर अदालत उसका फैसला देगी, लेकिन उसके पहले ये जजमेंटल होके कह देना कि नहीं घोटाला हो चुका है, तब फिर जांच की क्यों मांग कर रहे हैं? अगर घोटाला हो गया है, आपको पता है घोटाला कहाँ है, तो फिर जांच की मांग क्यों हो रही है? अगर जांच की मांग कर रहे हैं तो कृपया इतना सब्र भी रखना चाहिए कि जब तक जांच नहीं आती तब तक हम और आप जजमेंटल, हम और आप जज नहीं हैं। हम और आप आरोप लगा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन फैसला आने तक मेरा कहना है किसी को अपराधी या किसी को गलत नहीं कहना चाहिए। मेरा सिंपल दोनों से है जी। और एक और मैंने जो चेंज मैं देख रहा हूं, हालांकि मेरे हिसाब से ठीक नहीं होता। आप देखिए आजकल हर पार्टी का प्रवक्ता अपनी पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोलता। हर पार्टी अगर विपक्ष का है तो वो बीजेपी के बारे में, आप शुरू से देख लीजिए, नाम भी अपनी पार्टी का नहीं लेता है। वो तो अगर आप नीचे न दें तो पता ही नहीं चलेगा किस पार्टी का प्रवक्ता है, क्योंकि वो तो लगातार बीजेपी और बीजेपी की तरफ से भी यही होता है कि बीजेपी के बारे में न बोल करके वो सारा जो भी सामने उसके बारे में। तो मेरा तो सिंपल यही कहना है कि आशावादी होना बहुत अच्छा है, लेकिन अभी से इतना ज़्यादा होपफुल होना, घनश्याम और हम कभी आते थे, याद कीजिए 2019 के इलेक्शन से पहले उत्तर प्रदेश में 3 बाई इलेक्शन थे और घनश्याम जी भी थे, और जब उन 3 बाई इलेक्शन का रिजल्ट आया जी, कैराना, फूलपुर, गोरखपुर, और तीनों में बीजेपी हार गई। तो उस समय सबने निष्कर्ष, घनश्याम जी ने भी कहा कि देख लिया 19 में सफाया हो जाएगा बीजेपी का, लेकिन जब 19 का रिजल्ट आया तो पता चला कि वो तो 2014 से भी आगे आ गई। तो कैराना, फूलपुर, गोरखपुर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। मैं नहीं कहता कि पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसलिए मेरा ये कहना है कि नहीं, लेकिन राम कृपाल जी, अब समाजवादी पार्टी के कॉन्फिडेंस की दूसरी वजह है, लोकसभा चुनाव में उनका नतीजा देखिए ना। नहीं, निश्चित रूप से मैं इस पर आ रहा हूं। देखिए, बहुत कुछ लोगों की याददाश्त कमजोर नहीं, याद शायद वो फैशन में याद ही नहीं करना चाहते। मैं आपको बता दूं कि अभी तो अखिलेश जी और कांग्रेस मिल करके 40 है जो भी सीटें आई हों, मैं आप याद कीजिए 400 सीटें जब राजीव गांधी की आई थी 1985 में जी, और पूरे देश से सब जगह से उनको मम्मत सफलता मिली थी। कर्नाटक की भी सारी सीटें कांग्रेस को आई थी करीब करीब, और 100 दिन के भीतर राजीव गांधी ने कर्नाटक में चुनाव कराया। वही कर्नाटक की जनता जिसने 60 दिन पहले, 2 महीने पहले राजीव जी को वोट दिया था कांग्रेस को, उसी जनता ने अपने लिए, राज्य के लिए रामकृष्ण हेगड़े को, जनता पार्टी के नेता को अपना मुख्यमंत्री चुना 100 दिन के भीतर। और 2014 में दिल्ली में क्या हुआ, केजरीवाल का देखा होगा आपने जी, जो 7 सीटें जनता दे देती है लेकिन मुख्यमंत्री दूसरा बना देती है। तो मेरा यह कहना है कि बहुत ज़्यादा हमको हो सकता, आशावादी हों अलग बात है, लेकिन आशावादी होने के लिए किसी को नंगा करना, किसी के कपड़े फाड़ना, मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ। चाहे मैं घनश्याम तिवारी जी का इस पर रिएक्शन ले लेता हूँ, फिर विनोद अग्निहोत्री जी का रुख करूंगा। घनश्याम तिवारी जी, देखिए, ये मैगजीन है कारवां मैगजीन, जो कि अप्रैल 2024 में है, जिसका टाइटल है गोरख धंधा, अयोध्या में राम मंदिर की आड़ में जमीन की लूट। ये एक राष्ट्रीय स्तर की मैगजीन है, जिसने इसको डिटेल में कोई भी आपका दर्शक पढ़ सकता है। दूसरी बात जो उन्होंने, रामकृपाल जी ने कहा, 29 जुलाई 2024 अयोध्या से सांसद चुने हुए अवधेश प्रसाद जी ने जमीन की खरीद में भारी अनियमितता का आरोप संसद में लगाया है, मैंने ये कहा। तो ये अलग बात है कि आप किसी के बचाव में एक तरफा सुझाव दे सकते हैं, आप वरिष्ठ हैं, मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन आपका सुझाव गलत है। सारी दुनिया जानती है, एक मैंने किसी को टोका नहीं, आपका बिल्कुल, आपका सुझाव बिल्कुल गलत है, और वो एक पक्ष के बचाव का सुझाव लगता है। सारी दुनिया जानती है, मैगजीन ने छाप दिया कि अयोध्या में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गोरख धंधा किया है। संसद में सवाल उठाया गया,
भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता उसके ऊपर चू नहीं बोलता। और जिस दिन ये जांच होगी, और ये जांच जरूर होगी, जो पार्टी 10 साल में 13,000 करोड़ चंदा जमा कर ले, वैक्सीन वालों से चंदा ले, भ्रष्टाचारियों से चंदा ले, उससे भगवान राम की आस्था से भी भ्रष्टाचार करने का आरोप लगे, वो पार्टी किसी भी भ्रष्टाचार से अछूती नहीं है। और जहां तक अन्य मामलों की बात है, वापस संसद पे आते हैं, वापस गच्चा देने पे आते हैं। इस देश में एक सहयोगी दल बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नेता बता दीजिए, जिस मीडिया को जो मीडिया बहुत समय तक इनका समर्थन करता था, उसको पिंजड़े में बंद करने वाली सरकार को देख लीजिए। इस देश में कोई वर्ग है जिसको इन्होंने गच्चा नहीं दिया है? क्या ये जो ट्रेनों का हादसा हो रहा है, रामकृपाल जी आपने इतने समय तक जर्नलिज्म किया है, क्या रेल मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या इतने सारे बच्चे हताहत हुए, क्या शिक्षा मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? 700 से अधिक किसानों की मृत्यु हुई, क्या कृषि मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? और इतनी बड़ी जो हार हुई उत्तर प्रदेश में, जब हम लोग 2014 में हारे थे, तो उस समय कलराज मिश्र ने कहा था कि अखिलेश जी को इस्तीफा देना चाहिए। क्या इस बार हम अगर कहते हैं कि योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए, तो क्या वो सवाल गलत है? तो भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से जनता के खिलाफ खड़ी है। ये जनता को गच्चा दे रही है, समाजवादी पार्टी तो सिर्फ जनता की आवाज बन रही है। ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन प्रेम शुक्ला का, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर विनोद अग्निहोत्री जी के पास जाता हूं। जी देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि जांच नहीं होनी चाहिए, सब चीज की जांच होनी चाहिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर हम जांच की मांग कर रहे हैं तो हमें निर्णय का इंतजार करना चाहिए, नतीजे का मेरा इंतजार सिंपल ये कहना है कि आप कोई प्रवक्ता बन के या मैं कोई हूँ, हम कोई जज नहीं हो जाते हैं। माफ कीजिएगा, मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि यू कैन एक्यूज, आप सब आरोप लगाइए, सही बात है। जो उस कार्रवाई में मैगजीन को आप दिखा रहे थे, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ मैगजीन क्या है। और अब जो मैगजीनों में लेख आएगा तो उसको जुडिशरी क्यों नहीं मान लेती, उसको एडमिसिबल एविडेंस मान लेना चाहिए। अब तक तो सजा हो जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है। मेरा केवल ये कहना है, जुडिशियरी का काम कृपया प्रवक्ता या मैं कोई न करे, जुडिशियरी का काम जुडिशियरी को। ठीक है, विनोद जी बहुत धैर्य के साथ सुन रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, एक छोटा सा कमेंट आपका, और उसके बाद विनोद जी के पास जाता हूं। जी, अभी श्रीमान घनश्याम तिवारी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को चूंकि 37 सीटें इनको मिल गई इसलिए इस्तीफा दे देना चाहिए। तो भाई 2012 में आपको 224 सीट मिली थी और 2014 के इलेक्शन में 5 सीट पे सिमट गए थे, तो अखिलेश जी तो इस्तीफा देके चले गए थे, आपकी जानकारी के लिए। दूसरा, इन्होंने चंदे की बात कही। साहब, दाऊद इब्राहिम गिरोह से आपकी पार्टी ने चंदा लिया था। असलम पटनी जो है ना, वो आपके मुंबई इकाई का कोषाध्यक्ष था, जो दाऊद इब्राहिम गिरोह का ज्ञात अपराधी था। कालांतर में जो है उसका जो है गोली मारकर विरोधी लोगों ने हत्या कर दी असलम पटनी की। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट थी बाकायदा। तो दाऊद इब्राहिम से चंदा लेने वाले और जो है याकूब मेमन की शव यात्रा में रोने वाले समाजवादी पार्टी के लोग किसी को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, तब आप कॉलेज में पढ़ते रहे होंगे, तब कॉलेज में पढ़ते रहे होंगे जब मैं बात बता रहा हूं। और मैं मेरी मैं इसका प्रमाण देने को तैयार हूं, मैं प्रमाण देने को तैयार हूं, मैं प्रमाण देने को तैयार हूं। तब आप जो है ना चड्डी पहन के स्कूल जाते रहोगे, जबकि बात तो बता रहा हूं। अभी दीजिए, ये मनगढ़ंत मत बोलिए, अभी दीजिए प्रणाम। आप प्रमाण दीजिए कि समाजवादी पार्टी ने किसी आतंकवादी से चंदा लिया, झूठ मत बोलिए। आप वेरीफाई कर लीजिए, प्रेम शुक्ला जी झूठ मत बोलिए, प्रमाण दिखाइए, प्रमाण दिखाइए। मैं एकदम सत्य बोला, बता रहा हूं, प्रमाण दिखाइए, बता रहा हूं। प्रमाण मुंबई इकाई का असलम पटनी को आप तो सरासर झूठ बोलते हैं, असलम पटनी मुंबई इकाई का कोषाध्यक्ष था। प्रमाण दिखाइए, आप झूठ बोलते, झूठे हैं आप। अब लगा ना, बता रहा हूं, असलम पटनी चेक कर लीजिए ना अपने रिकॉर्ड से। माफी मांगो प्रेम शुक्ला, या फिर प्रमाण दिखाओ। प्रेम शुक्ला, माफी मांगो या प्रमाण दिखाओ। दाऊद इब्राहिम के मुर्गा जो है, माफी मांगो या प्रमाण दिखाओ। अरे मैं तो बता रहा हूं, दाऊद के दलाल रहे आपके सपा के लोग, सपा के लोग दाऊद के दलाल, प्रमाण दिखाओ। दाऊद के दलाल को मैं माफी मांगो या प्रमाण दिखाओ। तो दे रहा हूं प्रमाण। माफी मांगो, आप माफी मांगो। देखिए, बच्चा जो है वो कहां से कहां पहुंच गया। ठीक है, दाऊद के शुभ्रांश जी मैं आपको लाऊंगा, लेकिन उससे पहले विनोद अग्निहोत्री जी का हम लोग करेंगे। विनोद अग्निहोत्री जी बहुत धैर्य के साथ पूरी डिबेट को सुन रहे हैं और मैं उनके धैर्य को नमन करता हूं। विनोद अग्निहोत्री जी, मैं वापस डिबेट में आपको लाना चाहूंगा। मुद्दे पर आते हैं। बहुत कम हमने योगी आदित्यनाथ को तंज कसते हुए देखा है। आज शुरुआत उन्होंने की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चच्चा को गच्चा दे दिया क्योंकि अखिलेश यादव को डर लगता है। अगर चच्चा को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता तो शायद ये कहा जाता कि देखिए परिवारवाद है, देखिए जातिवाद है। तो योगी आदित्यनाथ ये तंज करके निशाना कहां साध रहे हैं? देखिए, मैं बहुत देर से बहस सुन रहा था, मैं उन विषयों पर नहीं जाऊंगा जिन पर चर्चा हुई है। जो आपने जो पूछा है मैं उसी पर बात करूंगा।
राजनीति में कोई बच्चा नहीं होता जिसको कोई गच्चा दे सके, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि अगर नेता सच्चा है तो उसको कोई गच्चा नहीं दे सकता। योगी आदित्यनाथ ने जो निशाना साधा, चूंकि जो अखिलेश यादव जी और शिवपाल यादव जी के बीच में जो अतीत में तल्ख रिश्ते रहे हैं और जिसकी वजह से वो पार्टी छोड़ के गए, अलग पार्टी बनाई, बाद में वापस आए, उन्होंने एक तरह से वो दरार फिर से डालने की कोशिश की समाजवादी पार्टी के भीतर कि भाई आपको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया, चाचा को गच्चा दे दिया और माता प्रसाद पांडे को बना दिया। लेकिन तुरंत उसका जवाब भी शिवपाल जी ने दे दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार परिवार से, पार्टी से अलग होकर वो जा चुके हैं और उसके बाद अपना वो राजनीतिक हश्र देख चुके हैं, तो वो दोबारा उस स्थिति को नहीं जाना चाहते। इसलिए उन्होंने तुरंत उसका प्रतिकार किया और जवाब दिया। तो ये मुद्दा जो है एक तरह से वहीं खत्म हो गया। उन्होंने उल्टा एक योगी जी पर ही तंज कस दिया और उनके दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को घसीट दिया। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा कि अभी रामगोपाल जी ने जैसे कहा, हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे संपादक भी रहे हैं, कि जब तक राजनीति में आरोप को कोर्ट का फैसला ना हो जाए तब तक घोटाला नहीं कहना चाहिए। मैं खुद इस बात से सहमत हूँ। लेकिन इस देश में विपक्ष ने हमेशा बिना एफआईआर तक नहीं हुई थी बोफोर्स में, घोटाला शुरू हो गया था। एफआईआर बाद में होती है। ये 2G और 3G में रिपोर्ट आई उसकी सीएजी की, कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया, लेकिन घोटाला हो गया। और बाद में वो 2G वाला अदालत ने कह दिया कोई घोटाला नहीं हुआ। तो ये तो हमारी राजनीति की परंपरा है कि आरोप लगते हैं हम घोटाला की बात शुरू कर देते हैं। तो अगर समाजवादी पार्टी कह रही तो कोई नई बात नहीं कह रही, वो भी वही कर रही जो अतीत में बीजेपी ने किया है या विपक्ष के दूसरे दलों ने किया है कि आरोप लगते ही, अखबारों में छपते ही। रामगोपाल जी इतने बड़े हमारे संपादक रहे, पत्रिका के संपादक थे, उसमें काम किया। रविवार में जो बड़ी अपने जमाने की बड़ी पॉलिटिकल मैगजीन थी, उसमें जब भी कोई स्टोरी छपती थी आरोप ही होता था, उस आरोप पे इस्तीफे हो जाते थे। मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे हुए हैं, अब जबकि अदालत से कोई फैसला नहीं आता था। लेकिन उस समय चूंकि सामाजिक और जनता का दबाव ऐसा होता था कि नेता लोग इस्तीफे दे देते थे। अब इस्तीफा देने की परंपरा खत्म हो गई। यूपीए सरकार में इस्तीफे दर इस्तीफे होते गए। अशोक चौहान का इस्तीफा हो गया, हालांकि वो बीजेपी में है। ये अश्विनी कुमार ने जो लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने खाली बुला के सीबीआई डायरेक्टर से वो एफिडेविट देखा था जो कोर्ट में फाइल होना था, और जो वो देख सकते थे कानून मंत्री के नाते, उसमें उनका इस्तीफा हो गया। पवन बंसल का जो है भांजा, किसी उससे टेलीफोन पे बात करते हुए उनका कुछ आया, उस पर उनका इस्तीफा हो गया। शशि थरूर की स्वेट इक्विटी पे इस्तीफा हो गया। नटवर सिंह का वोल्कर कमीशन पे इस्तीफा हो गया। कितने इस्तीफे हुए यूपीए के दौरान, लेकिन जनता ने उन इस्तीफों का माना, 44 पे ला दिया कांग्रेस पार्टी को। इससे एनडीए ने सबक लिया, उन्होंने कहा हम इस्तीफा नहीं देंगे, करेंगे, चाहे उनका मामला हो टेनी साहब का, पूरे टाइम मतलब उनके बेटे को लेकर रहा, उनका मंत्रालय तक नहीं बदला गया, वो तो गृह राज्य मंत्री बने रहे, इस्तीफा तो छोड़ दीजिए। अब जितने एक्सीडेंट रेल के हो रहे हैं इस समय, रेलवे मंत्री हमारे वैष्णव साहब हैं, बहुत प्रोफेशनल हैं, सब कुछ है, लेकिन कोई अब इस्तीफा मांगने का बातें खत्म हो गई। इस्तीफे के बारे में कुछ सोच ही नहीं सकता। तो कुल मिलाकर राजनीति बहुत आगे आ गई है। वो शास्त्री जी का जमाना अब नहीं रहा है। ये गच्चा वाली राजनीति किधर जा रही है? गच्चा वाली राजनीति किधर जा रही है विनोद जी? गच्चा वाली राजनीति मैंने बता दिया। गच्चा वाली राजनीति तो खाली राजनीतिक व्यंग्य था, कोशिश की उन्होंने। नहीं, लेकिन आसान नहीं है इसको मामूली नहीं समझिए। देखिए अखिलेश यादव ने पलट के कहा कि ठीक है, अब ये मान भी लिया जाए कि चच्चा को गच्चा दिया गया है, लेकिन भतीजे ने ये साफ तौर पर कह दिया कि गच्चा तो आपको आपके डिप्टी सीएम देंगे। यानी वो अब भी उम्मीद से हैं और उनको पूरा विश्वास है कि केशव प्रसाद मौर्य कोई खेला कर सकते हैं। नहीं, वो तो देखिए अखिलेश यादव ने या शिवपाल जी ने वही जवाब दिया है जो योगी जी ने कहा, क्योंकि बीजेपी में इतने दिनों तक सत्ता संघर्ष और घमासानी खबरें आती रही, वो उसको लेकर के उन्होंने एक जवाबी तंज कसा। तो राजनीति में इस तरह के तंज पहले भी चलते रहे और चलते रहेंगे। और ये बात भी सही है कि एक दूसरे के घर पर नजरें राजनीतिक पार्टियां दबाए गड़ाए रहती हैं कि कहीं से भी कोई सेंधमारी का मौका मिल जाए तो हम उस हाथ धो लें हम भी। तो उसी तरह बीजेपी समाजवादी पार्टी में खोज रही है संभावना, समाजवादी पार्टी बीजेपी में खोज रही है। और निशाना 2027 का चुनाव है, निशाना जो है 10 विधानसभाओं के उपचुनाव हैं, दोनों दल उनके निशाने पर ये हैं। तो कुल मिलाकर के गच्चा और सच्चा और बच्चा की जो राजनीति है वो 10 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव और 2027 में आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बयानबाजी हो रही है। बिल्कुल, ये आपने क्लोजिंग पॉइंट दिया है मुझे, क्योंकि देखिए मैं ये मानता हूं कि राजनीति में परस्पर एक दूसरे को गच्चा दिए जाने के आरोप भले लगते रहे, एक दूसरे पर लगाए जाते रहे, पर कुल मिलाकर किसी भी राजनीतिक पार्टी को जनता को गच्चा नहीं देना चाहिए। हम जनता जो है इस गच्चे से बहुत डरते हैं और हमें किसी राजनीतिक पार्टी से उम्मीद भी नहीं है कि कोई जनता को गच्चा दे। बहुत बहुत धन्यवाद।
बात करना चाहेंगे आज की डिबेट में शामिल होने के लिए? समय कम है शुभ्रांश जी, नहीं तो मैं आपको डिबेट में लाता। बहुत बहुत धन्यवाद आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर एक सवाल के साथ ठोकेंगे ताल, जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। जी न्यूज़।